हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 को लेकर यहाँ पे बातें होगी। आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ को नोटिफिकेशन आ चुका है, कैंडिडेट फॉर्म भी भर चुके हैं, अब एग्जाम होने को है। ठीक है, जितने भी आरआरबी के जो एग्जाम थे, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम थे, लगभग सभी हो गए। आईबीपीएस के तो फिर से रिसिडुअल एग्जाम हो रहा है, तो उसका तो छोड़े, लेकिन लगभग बैंक के जितने भी दिसंबर तक सारे पेपर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब एसबीआई पीओ के बाद बारी है एसबीआई क्लर्क की। कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कब इसके पेपर हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीट क्या हो सकता है वैकेंसीज का, एज क्या होते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, पिछले साल का कट ऑफ क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फटाफट वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो चले हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में बस जानकारी आपको फॉर्म फिल करने को लेकर है कि आप फॉर्म को जो फिल करते वक्त आपके पास एज क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कट ऑफ क्या होता है। तो सारी जानकारी अगर इकट्ठे होंगे तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी अभी से बनानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 में लगभग कितनी वैकेंसीज हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो वहाँ वैकेंसीज था लगभग 8,000 प्लस। ठीक है, वहाँ था वैकेंसीज 8,000 प्लस। लेकिन इस बार की वैकेंसीज हम कितना अनुमान कर सकते हैं, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 12,000 की वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 12,000 की वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर स्टेट की बात करें पूरी इंडिया में, तो 12,000 वैकेंसीज देखने को बन सकता है। अब रहा कि इसका जो नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होने की संभावना है, तो इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है वो जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ये इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाने की उम्मीद है। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आपका जो है कि फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी 15 दिन का मौका मिलता है। ठीक है, अगर फर्स्ट वीक में निकलता है या सेकंड वीक में भी निकलता है, तो आपके पास 15 दिन का समय मिलता है, 15 से 18 दिन का समय मिलता है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, उसी बीच में आप फॉर्म फिल करेंगे, और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपके पास जो समय बचता है लगभग 1 मंथ का समय मिलता है। ठीक है, लगभग 1 मंथ का, या उससे भी थोड़ा हो सकता है कि 25 से 28 दिन ही समय मिले। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है एग्जाम को लेकर, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। क्योंकि अगर अगर ये फरवरी एंड में होता है, ठीक है, फरवरी एंड में अगर इसका पेपर होता है, या फिर मार्च की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वीक में, अगर इसके पेपर होता है, संभावना अगर होती है इसकी, तो मान के चले कि आपके पास ओनली 3 मंथ्स है। ठीक है, और 3 मंथ्स में इसकी अगर तैयारी करते हैं बेहतर तरीके से और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेटजी बनाकर और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और सिलेबस वाइज करते हैं, डेफिनेटली आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। कई बार होते हैं कि केस में आप 3 मंथ में आप ज़्यादातर प्री पर फोकस करते, प्री के लिए तैयारी करते रह जाते, और प्री रिजल्ट करने के बाद आप मेंस की तैयारी करते नहीं। आपको पहले यहाँ पे करना क्या होगा, प्री के साथ साथ आपको मेंस के सेट लगाते रहने हैं, मेंस के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, अगर कोई मॉक टेस्ट उसको देते रहेंगे, तभी जाकर ये मुमकिन है कि इसका फाइनल सिलेक्शन तक आप जा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया बात आपका फॉर्म को फिलअप को लेकर और कब तक आने की उम्मीद है। अब यहाँ पे एज की बात करते हैं। देखिए, एज है कि 20 साल से लेकर 28 साल तक। ठीक है, मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स तक है। मीन्स कि कैंडिडेट आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट पास है, ठीक है, ग्रेजुएट पास है और उनका अगर एज 20 है, आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम 28 तक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे थे। ठीक है, वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 3 साल का छूट मिलता है। ठीक, अगर 3 साल की छूट मिलता है तो यहाँ पे आपका एज हो जाता है 31 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का छूट मिलता है तो ओबीसी के लिए 31 ईयर्स तक मैक्सिमम एज हो जाता है, और SC/ST के लिए यहाँ पे 33 ईयर्स तक छूट मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 5 साल के यहाँ पे इनको छूट मिलता है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो सी या ही मस्ट होल्ड अ वैलिड डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने बताया कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मीन्स ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए। ठीक है, चाहे BA हो, चाहे BCA हो, चाहे BSc हो, या BSc BA के इक्विवेलेंट जो भी आपने कोर्स कर रखा है, अगर उसकी डिग्री आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी की बात की गई थी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द SBI क्लर्क एग्जाम। ठीक है, तो कंप्यूटर की बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हाईली डिग्री की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास BCA मीन्स की सिंपल एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, सिंपल एक छोटा सी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री, बस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फटाफट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है। अच्छा, नेगेटिव की बात हम पहले कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी होता है इसमें, तो नेगेटिव जो होगा आपका कितना होगा, 1/4 होगा, या फिर 0.25 होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में देखते हैं यहाँ पे कि प्रीलिम्स के, खासकर
प्रीलिम्स में जो इसका है क्या स्ट्रेटेजी होता है आपका, जो मीन्स की क्वेश्चन पूछने का क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मार्क्स क्या होते हैं, मिनट कितने होते हैं, सारे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के लिए होते हैं, और इसके लिए 20 मिनट ही समय मिलता है। देखिए हर सेक्शन के लिए 20 मिनट समय मिलेगा, जैसे ही 20 मिनट एंड होता है ऑटोमेटिक वो सेक्शन आपको वहाँ से मूव होकर नेक्स्ट सेक्शन में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए 20 मिनट से हर सेक्शन के लिए आपको समय मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और कुल मिलाकर यहाँ पे 60 मिनट का समय मिलता है। वहीं रीजनिंग की बात करते हो 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मार्क्स के लिए मिलेंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, और इसमें 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट में ऑल ओवर यहाँ पे मिनट की बात नहीं होती, 20 मिनट की बात होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं मेंस में क्या होता है भाई। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे देख लेंगे। मेंस में यहाँ पे कुल मिलाकर 200 मार्क्स होता है, 190 क्वेश्चन होते हैं। ये 190 क्वेश्चन किस तरह से बटा होता है यहाँ पे देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के लिए होते हैं, और इसके लिए जो सेक्शनल टाइमिंग है वो है आपका 35 मिनट। फिर वही बात करते हैं जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं, यहाँ 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स के लिए, इसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट, ठीक है। वही बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मार्क्स के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, टाइमिंग 45 मिनट है। वहीं जनरल इंग्लिश की बात करते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट समय मिलेंगे। तो एक कंप्यूटर की बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी में, इसमें बस 50 क्वेश्चन जो होता है ना 60 मार्क्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं। तो सबसे पहले वो तो प्री क्लियर करना होगा। प्री क्लियर करने के लिए आपके पास ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें तो प्री क्लियर करने के लिए कम से कम 70 प्लस करके आने होंगे, और 70 प्लस करके आने के साथ साथ यहाँ पे 100% एक्यूरेसी होगी, गारंटी आपकी प्री हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ साथ आपको मीन्स कि अगर आप डेली वीकली आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 4 आप अगर प्री का लगाते हैं तो 2 जरूर मेंस का लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कंटिन्यू टिल एग्ज़ाम प्री तक करेंगे, उसके बाद जैसे प्री आप पेपर दे देते हैं आपके पास श्योरिटी हो जाएगा कि हाँ भाई प्री मेरा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आराम से आप डेली एक मॉक टेस्ट मेंस का लगाकर और एनालिसिस मैक्सिमम करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली होगा। इसमें एक टेस्ट की बात होती है SBI लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन SBI क्लर्क मेंस नीड टू क्लियर द SBI लोकल लैंग्वेज टेस्ट। हो सकता है आपने MP रीजन से आप MP में रहते हो, आप उड़ीसा में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, अगर दूसरे स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ का अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको उस लैंग्वेज के लिए टेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर उस लैंग्वेज का अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन किया कि अगर आप जिस उस लैंग्वेज को अगर आपका जो मैट्रिक की बात यहाँ पे की गई है, 10th स्टैंडर्ड की बात की गई है, क्लास 10th में हो या फिर 12th में, अगर आपका वो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट था अगर आपके 10th या 12th में, तब उसको टेस्ट उस सब्जेक्ट का उस लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा। हो सकता है आप मध्य प्रदेश में रहते हो, आपने उड़ीसा के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वहाँ पे उड़िया भाषा है। अगर आपने MP में जब आपने 10th या 12th कर रखा हो, उसमें अगर आपके उड़िया अगर लैंग्वेज होता है, हालांकि होता तो नहीं, अगर होता है तो आप वहाँ पे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मान ली MP रीजन से आपने भरा, आपके 10th में हिंदी था सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हिंदी के रूप में 10th में था या 12th में था, आपको वहाँ पे कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है। इस चीज़ में यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है। चलिए अब आते हैं फटाफट एक सिलेबस भी देख लेते हैं भाई, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश का टॉपिक की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है RC, जो कि 5 से 10 क्वेश्चन के बेस में हो सकता है कि ये 7 क्वेश्चन हो सकता है कि 4+2 का कॉम्बिनेशन बना के दो, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मान के चले कि 5 से 10 के आसपास में रहता है। क्लोज टेस्ट वहीं आपका, तो क्लोज टेस्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा क्लोज टेस्ट 10 नहीं 5 ही रहते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर भी आपके यहाँ पे 5 ही रहते हैं, ठीक। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके 5 ही रहते हैं। पारा जंबल आपके 5 आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे 5 आते हैं। वोकैबुलरी से भी आपको 2 मैक्सिमम देख सकते हैं, 1 2 3 जो भी हो, ठीक है, जो कि RC में इंक्लूड करके देंगे। तो इस तरह से चीज़ें होते हैं, वो मीन्स कि आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही टफ नहीं होता है, बहुत ही इजी भी नहीं होता है। इसका पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल पे होता है, इजी टू मॉडरेट, आराम से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं।
सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ पे इसका रहता है। डीआई से हो सकता है, डीआई से आपका 10 क्वेश्चन हो, 5-5 का 2 सेट बना के दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 5 क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन से हो सकता है 10 या 5 के फॉर्मेशन में आ जाए, और सीरीज का 5 का ही होता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग की बात हो गई, ठीक है। रीजनिंग सॉरी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो रही थी। हाँ, अभी हमने बात किया इसकी जस्ट 1 मिनट यहाँ पे। अच्छा, इंग्लिश की बात हुई थी, यहाँ पे बात हो रहा था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो रहा था, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहाँ चीज़ें तो समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले पजल जो होता है सिटिंग अरेंजमेंट मान के चलेंगे। यहाँ पे 15 से 20 के क्वेश्चन 5-5 के 3 सेट हो सकते हैं, 5-5 के 4 सेट आ सकते हैं, 5-5 के 3 सेट हो सकते हैं, 5-5 के 4 सेट करके 15 या 20 मार्क्स के ये आ जाते हैं। इनइक्वालिटी हो सकता है, अगर ये 4 पजल दे दे तो इनइक्वालिटी नहीं पूछा जाता है, अगर 3 पजल दे दो तो इनइक्वालिटी जरूर आ सकता है। सिलॉग तो डेफिनेटली आना है 5 नंबर, ठीक है। अभी तो ट्रेंड में चला रहा है कि वो आएगा, और ओनली और फ्यू वाला ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक से एक आध सवाल आ सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड दिखा है श्याम, उसको फिर पूछेगा कि भाई इस तरह के 5 का एक वर्ड दे देगा जिसमें बोला गया है कि इसको अरेंज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर, इस तरह से करके पूछा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग से पूछा जा सकता है, जैसे कि राम श्याम को टा ना डी पाक कुछ कहा जाता है, तो उसके बाद इस तरह से एक सीरीज रहता है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इस तरह से कुछ ऐसे पजल टाइप में दे दिया जाते हैं। या फिर आपको कुछ वाले में जैसे ये है ना, जो यहाँ पे आते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन देखने को बन सकता है। अब देखिए सारी चीज़ें आपको पता चल गया, एज पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गया, इसका सिलेबस पता चल गया। एग्जाम की अगर बात करें तो मार्च फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। सारी चीज़ की जानकारी हो चुका है आपके पास, सारे सिलेबस है। मॉक टेस्ट कहीं से आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर सेट लगा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कट ऑफ कितना ज़्यादा है। अगर कट ऑफ नहीं पता होगा तो आप वहाँ तक आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। दिमाग में आपका वो सेट नहीं हो पाता कि हमें तो कट ऑफ कितना क्लियर करना है, तो उतना कम से कम बना लेंगे। और घर पे भी मॉक टेस्ट में उतना आपको लाना होता है। अगर वो कंटिन्यू चीज़ें करते रहते हैं तो एग्जाम में भी डेफिनेटली वही चीज़ होता है जो आप घर पे मॉक टेस्ट में लगाते हैं। अगर मॉक टेस्ट में 70 से 75 आता तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी 70 से 75 से थोड़े 1-2 नंबर ज़्यादा ही भर के आते, कम नहीं आते। फिर मान के चले आप डेली मॉक लगा के देखें और पेपर देखें, आपको डेफिनेटली ये चीज़ अनुभव होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ के बारे में। 2020 के बाद में क्या क्या कट ऑफ, हर स्टेट का क्या क्या कट ऑफ रहा था, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का आया था 69.75 उत्तराखंड का था। गुजरात का 56.75 था। मध्य प्रदेश का 68.75 था। झारखंड का 68.25 था। उत्तर प्रदेश का 71 था। पंजाब का 77.50 था। तमिलनाडु का 62 था। राजस्थान का 68.75 था। दिल्ली का 76.25 था। चंडीगढ़ का 76 था। आंध्र प्रदेश का 68 था। वेस्ट बंगाल का 67.5 था। उड़ीसा का 68.25 था। कर्नाटक का जो था 58.75 था। वही हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 66 था। केरला का 69.75 था। हरियाणा का 72.75 था। तेलंगाना का 66, महाराष्ट्र का 59.75 था। बिहार का 68.75 था। छत्तीसगढ़ का जो है 68.75 था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 70 से लेकर 75 जो है लगभग सभी स्टेट में था। कुछ एक आध 2 स्टेट को छोड़ दे, कर्नाटका महाराष्ट्र को छोड़ दे, तो लगभग सभी स्टेट में 70 से 75 के आसपास में रहे थे। तो आपके अटेम्प्ट अगर 70 से 75 होते, 70 प्लस करके आते, डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। प्री में खासकर मेंस की बात करें तो मेंस जब आप प्री क्लियर करें, मेंस के पर भी इस तरह के एक वीडियो बनाकर लिखाऊंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइस। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ताकि आपको एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ जानकारी मिली होंगी। कुछ डाउट अगर मन में हो गए होंगे तो कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।